Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhyyan Path. And from today onwards, we will be starting with General Science series, जिसमें सबसे पहले हम बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं, when we talk about जनरल साइंस, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हम दे रहे हैं, उसमें जनरल साइंस का एक पोर्शन होता है। उसमें भी बायो, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, ये इंक्लूडेड होती हैं। इसमें बायो का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, या कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिजिक्स ज्यादा पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री कम। लेकिन जो बायो है वो उसका जो वेटेज है वो ज्यादा ही रहता है। और आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल भी इम्पोर्टेंट है। फैक्चुअल प्लस जो कंसेप्चुअल है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इस सीरीज के थ्रू हम कंसेप्ट्स इस सीरीज के थ्रू हम जो रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, बेसिक्स जिसे कहते हैं, वो हम करेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में है, अगर वो फैक्चुअल है तो वो भी इस सीरीज से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सपोज कोई कंसेप्ट रिलेटेड है, या आप उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मतलब आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। जनरल साइंस की ये जो सीरीज है, ये आपको आने वाले पीसीएस एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। जैसे आप बीपीएससी ले लीजिए, ठीक है, अभी 26 जुलाई को उसका एग्जाम है। बीपीएससी में जनरल साइंस का जो मेजर रोल है वो आप देख सकते हैं, बिकॉज उसमें 28 से 30 क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें भी बायो का जो है उसके काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब उसका जो लेवल होता है वो काफी हाई रहता है, उसकी वेटेज भी काफी हाई रहते हैं। फिर यूकेपीसीएस का एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी जो एग्जाम डेट है वो रिजर्व्ड है, सितंबर अक्टूबर में कभी भी हो सकता है, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। एंड जो 6 दिसंबर को हमारा यूपीपीसीएस है उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो आप जनरल साइंस के लिए इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज मैं कह सकती हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद काफी हद तक आपको बेसिक्स थोड़े बहुत समझ आ जाएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम रखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले हम आपको समझा दें कि बायोलॉजी है क्या, ठीक है। सो व्हाट इज बायोलॉजी? द वर्ड बायोलॉजी इज derived from the Greek word from the Greek word bios, ठीक है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टडी। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी क्या हुई? इट इज स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, राइट, ऑर्गेनिजम्स की, ये जो ऑर्गेनिजम्स की, ये सिंगल सेल भी हो सकता है, सिंगल सेल, और ये मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें यही नहीं, अगर हम लाइफ की बात करें डजेंट मीन कि हम मल्टीपल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की बात करें, हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है, और मल्टीपल सेल्स ह्यूमन बॉडी, राइट। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सिंगल सेल भी है और मल्टीपल सेल भी है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो ये है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, और जो वर्ड है बायोलॉजी का वो किसने इन्वेंट किया था? डोंट टेक देम सेम कि अब वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, इसका मतलब उसका आंसर वही होगा एरिस्टोटल। नहीं, जो बायोलॉजी का जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया था? ये कॉइन हुआ था 1801 में, 1801 में। किसने किया था? लेमार्क, और एक और थे, ट्रिवरेनस, ठीक है। इन्होंने जो ये वर्ड है बायोलॉजी का, इसको कॉइन किया था। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, उसमें एरिस्टोटल ऑप्शन भी दिया जा सकता है, तो उसके साथ हमें बिल्कुल भी मिस अलाइन नहीं करना है। इसका आंसर होगा लेमार्क एंड ट्रिवरेनस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है? ये है एरिस्टोटल। इनका नाम क्या है? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये कौन है? ये है हमारे फादर ऑफ
बायोलॉजी। ठीक है, जब हम बायोलॉजी वर्ड की बात करते हैं, राइट, तो बायोलॉजी वर्ड जो है उसकी टू मेन ब्रांचेस है। देखिए, एक लेते हैं सिंपल फॉर्मेट। जो वर्ड है बायोलॉजी, ठीक है, हम साथ साथ याद करते चलेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये था स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने देखा इनके फादर कौन थे, फादर थे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बायोलॉजी के अब ब्रांचेस हैं, तो हम ले लेते हैं पहले बेसिक। बेसिक है और अप्लाइड है, अप्लाइड ब्रांचेस। तो बेसिक है, अप्लाइड ब्रांचेस है। तो बेसिक में वैसे तीन है, कौन कौन सी? बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड में आ जाती हैं देयर इमेंस नंबर ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी ब्रांचेस। ठीक है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने पड़ेगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गई, वेटनेरियन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, ये तो हो गई अप्लाइड ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे बॉटनी, जूलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी की भी बात हम कर लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी की जो बात करें तो ये माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी करने को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और अगर हम इनके फादर की बात करें कि जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेन हॉक। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये जो फादर वाली वीडियो है ये मेरे चैनल पे है, लेकिन हम एक बार और इसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए इस वाली सीरीज को कंप्लीट करेंगे ना, तब उसमें ये वाला हम चैप्टर ले आएंगे जिसमें हम फादर ऑफ बायोलॉजी के जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है ना, उनमें जो भी फादर हैं उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन जो फादर ऑफ अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो वो है एवी ल्यूवेनहॉक। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हम बायोलॉजी की दो दो जो जिसे कहते हैं मेन ब्रांचेस है, टू मेन ब्रांचेस, तो वो है बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो जो बॉटनी है एंड जो जूलॉजी है, बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और जो जूलॉजी है वो है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जो हम प्लांट की स्टडी करते हैं, तो किसी न किसी ने तो इस चीज को इनिशिएट किया ही होगा, राइट। तो ये कौन थे? तो फादर ऑफ बॉटनी अगर हम कहें, फादर ऑफ बॉटनी वो है थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस। और कोई तो है जिसने एनिमल्स की स्टडी को इनिशिएट किया होगा, वो कौन है? वो है फादर, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल। अब कंफ्यूज नहीं होना, बायोलॉजी के इंटीग्रेटेडली एरिस्टोटल ही फादर हैं, और एनिमल्स के भी जो फादर हैं वो बायोलॉजी ही हैं। तो ए फॉर एनिमल एंड ए फॉर एरिस्टोटल। ठीक है, एंड फादर ऑफ बॉटनी, प्लांट्स की बात करें तो उनके फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब ये कहीं ना कहीं जब उन्होंने इन चीजों की इन्वेंशन करी होंगी, प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वो कोई बुक भी लिखी होगी, राइट। तो उस बुक का है नाम है जो थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी, हिस्टोरिया प्लेनेट्रम। ठीक है, ऐसे ही एरिस्टोटल ने भी कोई ना कोई बुक लिखी होगी जिसके बारे में एनिमल्स के बारे में मेंशन किया होगा। तो उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम। ठीक है, अब हिस्टोरिया प्लैनेट्रम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। वैसे इस बुक के अंदर, जैसे जो ये प्लैनेट्रम वाली बुक है, प्लांट्स की बुक है, उसमें उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि एज है, एज, ठीक है, और उनका साइज, किसका? प्लांट्स का। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 500 प्लांट्स के बारे में अपनी बुक में डिस्कस कर रखा है। वैसे ही अरिस्टोटल ने भी
हिस्टोरिया एनिमेलिया में 500 एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। अप्रोक्सीमेटली 500 एनिमल्स के बारे में उन्होंने डिस्कस कर रखा है। याद रहे, हिस्टोरिया प्लेनेट्रम, P फॉर प्लांट्स एंड P फॉर प्लेनेट्रम, A फॉर एनिमल्स एंड A फॉर एनिमेलियम, A फॉर एरिस्टोटल, A फॉर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स के बारे में बात करी, एनिमल्स के बारे में बात करी किसमें? बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में। तो ये इजी है, ए है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं A.V. ल्यूवेनहॉक, दैट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब मेन इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की प्रिंसिपल्स। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वैसे तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हम मेन कहेंगे, जो हमारी मेन है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है सेल्यूलर, फर्स्ट है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन, reproduction, then response to environment, response to environment, and evolution, या फिर आप कह सकते हैं adaptation, ठीक है। ये है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम इन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, हमने क्या पढ़ा था बायोलॉजी की डेफिनेशन में कि स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं और हमने पढ़ा था वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं तो मल्टीपल सेल। तो जो वो सेल की बात करें, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो वो सिंगल सेल है या फिर वो मल्टीपल सेल है, ठीक है। उसकी कॉम्पोजिशन कहीं ना कहीं सेल से है, ठीक है। तो वो सेल से उसकी है, तो इसलिए उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कहा जाता है। वो तो जब हम सेल्स करेंगे तब हम डिटेल में एक एक लाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आया मैं आपको बताऊंगी भी कितना सिंपल लाइन है, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। जो सिंगल सेल्ड है या मल्टीपल सेल्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं सेल्स की जरूरत है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए। तो जैसे सिंगल सेल्ड है मतलब बैक्टीरिया है वो ऐसा है, सिंगल सेल्ड है। ह्यूमन बॉडी है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, तो उसमें मल्टीपल सेल्स है। तो कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के लिए। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम आप कह सकते हैं एनर्जी प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोसेसिंग, राइट। अब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये हमारी बॉडी है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो हम खाते हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं एनर्जी में। तो उसी प्रोसेस को, उसी में जो रिएक्शंस हो रही हैं वही प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। उसी में दो पार्ट्स हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। इतना नहीं पढ़ना, बट एक बस ये याद रखें कि मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट्स हैं, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और एनाबॉलिज्म। इसे मतलब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइक मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के, सेल्यूलर रिपेयर के लिए, तो जो एनर्जी चाहिए वो किससे आती है? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है उससे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमें भी पता है बाय द टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो ग्रो करती हैं। देखिए आप, कोई टेबल है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, टेबल है और एक चाइल्ड है, राइट। 5 साल पहले हम ये टेबल लेके आए थे और 5 साल ये पहले ये बच्चे की हाइट इतनी ही थी, ठीक है, कितनी थी, मान लो 73 सेंटीमीटर थी। और जो टेबल है ना, वो 20 सेंटीमीटर की थी, ज्यादा छोटी हो गई, चलो पर कोई बात नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। तो 5 साल पहले जो टेबल आई थी वो 20 सेंटीमीटर की थी, लेकिन
और जो बच्चा था वो 73 सेंटीमीटर का था। लेकिन 5 साल आप बाद मान लीजिए कि ये 2020 की बात है। अब 2025 की बात करें तो जो बच्चे की हाइट है वो हो गई है 162 सेंटीमीटर, और जो टेबल है वो अभी भी 20 सेंटीमीटर है। तो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई उसकी ग्रोथ ही नहीं। तो इसीलिए जो लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क करने वाला एक प्रिंसिपल है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा, राइट? तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक अंडरगो करती हैं किससे? रेगुलेटेड ग्रोथ से, मैच्योरेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे? एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। ठीक है, अब आप देखिए ये टर्म है होम्योस्टेसिस। आपको लगेगा ये बहुत हैवी टर्म है, नहीं। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, बॉडी में बैलेंस बनाना, राइट? लिविंग थिंग्स को स्टेबल, उसको मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस चाहिए, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट का। जैसे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, उसका पीएच, ठीक है, वो रेगुलेट करना डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल। बाहर क्या हो रहा है, सर्दी गर्मी, उससे कोई फर्क नहीं है, बट हाँ एक इनर मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होम्योस्टेसिस है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे नॉन लिविंग है, अब सेम एग्जांपल लीजिए, ठंड लग रही है ना, राइट? तो हम हमारा जो बॉडी फंक्शन होगा इस तरीके से होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा, ताकि हम जो बाहर टेम्परेचर है उसके साथ कोप अप कर सकें। अब टेबल उस चीज के लिए कुछ नहीं करेगा, राइट? तो ये एक प्रिंसिपल है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन हमें पता है ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सिमिलर इंडिविजुअल। अब वो सेक्सुअली करे, एसेक्सुअली करे, बट लेकिन एबिलिटी टू प्रोड्यूस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू, ठीक है, इंडिविजुअल। ओके, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, इसका मतलब है सेंसिटिविटी। अब आपने वो एक टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा, राइट? एक टच मी नॉट प्लांट है, ऐसे होते हैं, ठीक है। जब आप इसके लीव्स को टच करेंगे तो ये थोड़ी छोटी हो जाती है, ये श्रिंक हो जाती है, राइट? वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी बॉल है, हम्म, आपने लीव को टच किया तो ये श्रिंक हो गई। वेयर एज आपने बॉल को टच किया, ये तो श्रिंक नहीं हुई ना। तो यही है सेंसिटिविटी। इसको अगर हम कहें तो ये है सेंसिटिविटी, राइट? ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब क्या है, जो बाहर जो एक्सटर्नल जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, एक्टिविटी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिटेक्ट करता है, फिर उस रिस्पॉन्ड करता है उस स्टिमुलाई को इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड अडॉप्टेशन। अब आपको पता है जो पॉपुलेशन है लिविंग थिंग्स की वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ चेंज होती रहती है, वही इवोल्यूशन है। ठीक है, वही अडेप्टेशन है, हम उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, वही हमारे ये प्रिंसिपल्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ये चीजें नहीं कर सकती। एवोल्यूशन अडेप्टेशन क्या इवॉल्व करेंगे, क्या अडेप्ट करेंगे, उनके सेल्स अंदर के नहीं ना। तो ये चीजें कौन करता है, लिविंग थिंग्स, यही उनको सबसे अलग बनाती है बाकी चीजों से। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे बायोलॉजी के, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है मेटाबॉलिज्म, थर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर होम्योस्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी हमने, रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट डाटा सेंसिटिविटी, ठीक है, हम सेंस करने की एबिलिटी जो है हमारी, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स करना उसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। देन एवोल्यूशन, अडॉप्शन, अडेप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगर हम बात करें, एक बार देख लेते हैं, जो टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब एक क्लासिफिकेशन होता है, अब ठीक है, हमने ये कैटेगराइज कर दिया है कि सपोज करो A B C D, चलो E भी है, ओके।
अब ये कुछ ऑर्गेनिजम्स मान लो, राइट, ये ABCDE ऑर्गेनिजम्स है। अब हमें पता है कि ये लिविंग है, लेकिन ए की कैरेक्टरिस्टिक सी के साथ मैच करती है, डी, ई और ई के साथ नहीं करते, तो हमें कहीं ना कहीं उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ए और सी एक ही लाइन में आ गए। अब जो बी है वो कैटेगराइज करता है, वो बी और ई सिमिलर है लेकिन डी डिफरेंट है, तो इनकी एक कैटेगरी होगी, इनकी एक कैटेगरी हो गई, इनकी एक कैटेगरी हो गई। यही सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेमिंग अलग होता है, क्लासिफिकेशन अलग होता है, दोनों को मैच नहीं करना है। ठीक है, जो ये टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की हम बात करें, इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हायरार्की क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है, जो ये वर्ड है हायरार्कियल सिस्टम, अभी बता देते हैं, जो ये हायरार्कियल सिस्टम है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से। कैसे, तो अभी हम देख लेते हैं। हायरार्कियल सिस्टम है, ये पहली बात तो दिया किसने था, कार्लस सी लिनिनस, कार्लस लिनिनस ने। ठीक है, सी फॉर कार्लस। ठीक है, उन्होंने ये हायरार्कियल सिस्टम दिया था, लेकिन उनकी कैटेगरीज दो मिसिंग थी, फैमिलीज और फाइलम। ठीक है, ये वाली मिसिंग थी और ये वाली मिसिंग थी। लेकिन जो हायरार्कियल सिस्टम की नींव जिसने रखी थी ना, फाउंडेशन जिसने रखा था, वो कौन थे, कार्लिनस लिनिनस। ठीक है, कार्लिनियस लिनिनस ने ही क्या दिया था, नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपको तभी समझ आएगा हायरार्की, एक बार हमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखना पड़ेगा। मतलब अब किसी भी ABCD तो नहीं बुलाएंगे ना, A B, नो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और जेड के बाद हमें कोई स्पीशीज मिली तो उसका नाम क्या रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आया, मतलब नेम रखना। अब ऑब्वियस है, आपका भी नाम है, अगर आपका कोई नाम ही ना होता, सपोज आपका भी नाम ए होता और दूसरी फैमिली में कोई इंसान है उसका नाम ए होता, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, राइट। तो जैसे आपके नाम है वैसे इनके भी नाम है, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, मैंने अभी बताया। हायरार्कियल जिसने क्लासिफिकेशन दिया, ऑब्वियस सी बात है, नेमिंग मतलब क्लासिफिकेशन ही होता है एक तरीके से। तो ये किससे दिया था, कैरलस, मैं पूरा लिख देती, कैरलस लिनिनस। ठीक है, इन्होंने दिया था। इसमें क्या किया है उन्होंने, सिस्टम ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल नेमिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, साइंटिफिक सिस्टम होगा, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनका एक साइंटिफिक सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसी टेक्निकल नेमिंग सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया है। अब ये रखिए, ये बाइनोमियल क्यों है, बाइनोमियल। ठीक है, अगर आप इसको वर्ड को भी ब्रेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बाय नेम, बाय मतलब टू, नेम, नोमियल मतलब नेम, मतलब दो नाम है, मतलब दो उसमें, जैसे वर्ड्स हमारा होता है फर्स्ट, ठीक है, नेम एंड द लास्ट नेम, वैसे इनका भी दो में डिवाइडेड होगा, वो हम बात करेंगे। एक होता है जीनस, जीनस, और एक होता है स्पीशीज। ठीक है, अभी आप ये याद रखें, जीनस एंड स्पीशीज। तो मतलब अब कोई भी नाम होगा प्लांट का या एनिमल का, उसके जो नाम होंगे उसमें दो वर्ड्स होंगे, मतलब उनका भी फर्स्ट नेम भी होगा और लास्ट नेम भी होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। आगे चलते हैं, जो है टेक्सोनॉमी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो क्लासिफिकेशन करिए एनिमल्स की ही नहीं, जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की। तो देख लेते हैं, हमने बात करी थी, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो हम नाम पढ़ते हैं, जो साइंटिफिक नाम हम पढ़ते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पीशीज और एक होता है जीनस। तो हम यही पढ़ते हैं। कभी आपने सुना है, मैन होता है जो मैन, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि जो होमो एंड सेपियंस, सेपियंस क्या है, स्पीशीज, होमो क्या है, जीनस। ठीक है, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस पढ़ा होगा आपने, होमो हेबिलस पढ़ा होगा आपने,
ओके, तो होमो उनमें भी था, होमो इसमें भी था, होमो सेपियंस भी था। तो अब इसमें क्या है, स्पीशीज इवॉल्व हुई, लेकिन उनका जो जीनस था वो सेम था। ठीक है, तो यही चीज है। सबसे जो स्पेसिफिक चीज होती है वो क्या है, स्पीशीज। फिर क्या आता है, जीनस, स्पीशीज, जीनस। फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी फैमिली से। फिर उनका ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, फाइलम की जगह क्या हो सकता है, डिवीजन। अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, राइट। अगर प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, डिवीजन होगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम फाइलम नहीं यूज करते, ठीक है, हम डिवीजन यूज करते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो फाइलम यूज होगा। ठीक है, जो किंगडम होती है वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, या तो वो प्लांट है या एनिमेलिया है, राइट। अगर हम स्पीशीज की बात करें तो वो नेचुरल ऑर्गेनिज्म है दैट कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, मतलब बहुत स्पेसिफिक है। फिर बात करते हैं हम जीनस की, मतलब उसी से रिलेटेड, स्पीशीज से रिलेटेड उसका ग्रुप। ठीक है, अब उसी ग्रुप में वन और मोर देन वन रिलेटेड जीनस। अब एक प्लस एक सेम सेम दिखने वाले एक ही फैमिली में चले जाएंगे, राइट, वो हो गया फैमिली में। अब एक ही जैसी फैमिली के दिखने वाले सेम ऑर्डर में जाएंगे, सेम ऑर्डर वाले क्लास में। ठीक है, एंड फिर उसके बाद फाइलम और डिवीजन में चेंज हो जाएंगे। एंड देन किंगडम, जो कि एक हाईएस्ट कैटेगरी है, बहुत जनरल है वो चीज। ठीक है, आगे हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एक बार मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे इसका पूछा जा सकता है। आपको ऑर्डर दे देंगे, राइट, आपको ऑर्डर दे देंगे। सपोज करिए क्वेश्चन में क्या है कि क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सॉरी, आपको बताना है टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ प्लांट्स लिखना है। ठीक है, आपने टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तक देख लिया। ठीक है, उसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ए, बी, सी, डी, जिसमें वो जो उनकी हायरार्कली इस क्लासिफिकेशन को लगा रखा है। जैसे पहले स्पीशीज ही लिखा है, पहले स्पीशीज है। ठीक है, देखिए उसके बाद लिखा है, उन्होंने पूरा नहीं लिखा प्रॉपर, लेकिन इन्होंने लिखा फैमिली, 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 फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है फाइलम, डिवीजन। ठीक है, फाइलम, सॉरी, किंगडम, किंगडम, और आप सोचो इसके मैंने जीनस। तो इसके आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, प्लांट्स की पहले बात ध्यान देना है, टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पूछिए तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि स्पीशीज है, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम आएगा या डिवीजन आएगा, फिर किंगडम आएगा, राइट। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि प्लांट्स है, प्लांट्स के साथ क्या जाता है, डिवीजन। ठीक है, और फाइलम किसके साथ जाता है, एनिमल्स के साथ। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसका आंसर होगा ये, ऐसे करना है, स्पीशीज, फैमिली, स्पीशीज, फैमिली, स्पीशीज है, फैमिली है। यहाँ पे क्या आता है, जीनस फैमिली के बाद है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फैमिली के बाद सीधा किंगडम दे दिया। हाँ, मतलब ये एक तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन देखिए बेटर कौन सा जा रहा है, इससे पहले भी एक चीज उन्होंने ऑप्शन में दे रखी है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रिलिम पॉइंटर्स देख लेते हैं जो प्रिलिम्स में जनरली पूछा जाता है, राइट। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, नेमिंग वगैरह है, उन चीजों को देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट, अगर हमें याद रखनी है चीज, तो वो क्या है कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, हायरार्कियल, तो वो किसने दी थी, सी लेनिनस से। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाएं।
मेन जो पर्सपेक्टिव है लिख के पढ़ाने का वो यही होता है कि मैं पीपीटी आके पढ़ के चली जाऊंगी, वो आपको समझ ना आए, ठीक है। मैं आपको लिख के बताऊंगी, आप खुद लिखेंगे उसे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, मेमोरी ज्यादा रिटेन करती है उस चीज को। तो हायरार्की क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्लस लिनियस ने, ठीक है। अगर हम बात करें बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? वो भी कार्लिनस लिनियस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जब ये क्लासिफिकेशन कर दी तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे होंगे, है ना, साइंटिस्ट, उन्होंने क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे करी होंगी। जैसे अब ध्यान रखें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? टू किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उन्होंने, कार्लस लिनियस। तो इन्होंने कौन से दो किंगडम के बारे में बात करी थी? सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, इन्होंने और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करी। तो इसीलिए इनका ये था, ये कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट दिया था थ्री किंगडम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए, आप किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे सीधा टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद सीधा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बता रखा है। लेकिन नहीं, हमें पता होना चाहिए, राइट। जब किंगडम क्लासिफिकेशन है, उन्होंने उन्हें किसी न किसी साइंटिस्ट ने किया है, तो उसका हमें पता होना चाहिए, राइट। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कार्लस लिनियस थे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे? अर्नस्ट, अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने पीपीए, दैट इज प्रोटिस्ट प्लांट और एनिमेलिया, इनके एनिमल्स मतलब, ठीक है, इनके बारे में, इन किंगडम्स को वो किया था, फाइंड आउट किया था। फिर आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे? कोपलैंड, कोपलैंड, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से फोर किंगडम्स दिए थे? मनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, प्लांटे मतलब, और एनिमेलिया, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे कार्लस लिनियस, थ्री किंगडम अर्नेस्ट हैकेल, फोर किंगडम कोपलैंड ने दी थी। और कौन से फोर किंगडम्स दिए थे? सपोज करो नाम ही नहीं पूछा, लेकिन फोर किंगडम में ये पूछ लिया कि उसकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स थे, तो ये हमें पता होना चाहिए, मनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेन, एनिमेलिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये किंगडम क्लासिफिकेशन हुई, चार हो गए, अब अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, काफी अच्छे से सेग्रीगेट हो गया। लेकिन जो ये फंजाई थी ना, ये नहीं आ पा रही थी, राइट। ये किसी में स्यूट नहीं बैठ रही थी, बैठ ही नहीं रही थी, ठीक है। तो उसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले सबसे इंपॉर्टेंट है आर एच विटेकर, जिन्हें कहा जाता है, राइट। और आर एच विटेकर इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1969 में इन्होंने दिया था। और इन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, वो कौन कौन से किंगडम थे? मनेरा, ठीक है, प्रोटेस्टा, देन फंजाई, फंगी, फंजाई, इट्स अप टू यू, बस स्पेलिंग और समझ आना चाहिए कि है क्या, एनिमेलिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देख लिया है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम पहुंच गए, और जो सबसे अप्रूव्ड, ये जो हम मानते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई थी, कोई और भी साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया कि मैं भी इन्वेंशन करूंगा, ऐसे करके उनके दिमाग में आई बात, तो उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करी। तो जब उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन करी, वो इंसान कौन थे? वो थे कार्ल वूज, ठीक है। उन्होंने कहा कि छह किंगडम करो, ज्यादा अच्छा सेग्रीगेशन होगा। उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया जो यू बैक्टी और आर के बैक्टीरिया,
एक अलग से किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। तो वो ज्यादा क्या हो गया था, अब ये बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन इतना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यू बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया कहीं ना कहीं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज काफी हद तक बहुत ज्यादा सिमिलर थी, उनकी काफी सिमिलैरिटीज थी, इसीलिए इसको हमने कैंसल आउट कर दिया। तो जो मानने में आई है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आर एस विटेकर ने दी थी। राइट। अब हम यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंटर्स की बात कर रहे थे। तो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट जैसे हम पूछ सकते हैं वो लोग कि लाइफ ऑन अर्थ जो ओरिजिनेट हुई थी वो एक कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से हुई थी, और ये एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया गया है। तो हु इज दैट साइंटिस्ट? ठीक है, तो वो मिलर है। आपने पढ़ा होगा जैसे लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो एक कीमोसिंथेटिक, मतलब, ठीक है, कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल के थ्रू, ठीक है, क्या हुआ, ओरिजिनेट हुई है। ये ना एक लेबोरेटरी में प्रूव किया था, लैब में प्रूव्ड है ये चीज। तो इसका एक्सपेरिमेंट मतलब ये प्रूव करने वाले कौन थे? मैक्स एंड मिलर, मैक्स एंड मिलर। तो जो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट सुना होगा, मैक्स मिलर एंड यूरे, ये नाम है। इंपॉर्टेंट जो याद रखना है आपको वो याद रखना है, मिलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सिर्फ यूरे नहीं है, मिलर मिलर है या मिलर और यूरे अलग है, तो आप मिलर की तरफ जाएंगे। राइट। फिर आते हैं जेबीएस हाल्डेन, एक नाम याद रखेगा, जे बी एस हाल्डेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा था कीमोसिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस से। इन्होंने कहा था कि डेवलप फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइफ। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। जेवियस हेल्डन ने कहा था कि जो लाइफ डेवलप हुई है वो कैसे हुई है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के थ्रू। ठीक है, अब हमने देख लिया है कि क्लासिफिकेशन किसने दिया है, लिनेनस ने। ठीक है, और लेकिन एक चीज और याद रहे कि उनकी एक बुक थी, जब इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जिन उनकी एक बुक है उसमें दिया है, उस बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा, अब नेचर वैसे तो ए ई है किसी किसी बुक में और किसी किसी में नेचर है, तो सिस्टमा नेचर आप कह सकते हैं। ठीक है, सिस्टमा आप याद रहे। ओके। फिर हमने अभी ऊपर काफी चीजें पढ़ी हैं, तो हम उसको भी एक बार यहाँ पे लिख के रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जो वर्ड बायोलॉजी है वो किसने कॉइन करी थी, बायो का जो वर्ड है बायोलॉजी, कॉइंड बाय लेमार्क एंड ट्रिवरेनस। राइट। नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोलॉजी, हमने पढ़ा था, है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। देन हमने पढ़ा है फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी किसकी स्टडी होती है, एनिमल्स की। तो फादर कौन थे उसके, एरिस्टोटल। कहीं ना कहीं हमने ये भी पढ़ा है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एवी ल्यूवेनहॉक। अब वो एक जब मैं सेल्स के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि वाई एवी ल्यूवेनहॉक इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हमें काफी ज्यादा अपने दिमाग पे जैसे प्रेशर और क्लस्टर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं होगा। राइट। तो इसीलिए एक ही चीज में, एक ही गो में सब कुछ इतना ज्यादा याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीजें भी हैं, ये वर्ड्स याद करना,
और इनके जो ये फादर हैं इनका नाम याद करना इजी भी नहीं है याद करने, इसीलिए इस सीरीज को बहुत शॉर्ट में बनाना चाहूंगी। पर लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। मेन मोटिव ये होगा कि इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट लॉजिक्स जो हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, फैक्ट कवर करेंगे, ताकि एक ही जगह हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। अब हमने जो प्रॉपर जो हमने लेक्चर सुना है ना, तो उसमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे मैंने लिखा है। ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे से जाके एक बार इसे पढ़े, वीडियो को सुने तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगी 5 क्वेश्चंस। ठीक है। वीडियो को सुनने के बाद इसको पीडीएफ को देखने के पढ़ने के बाद उस क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपने वीडियो को सुन के कितना रिटेन किया है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके उस टाइप के क्वेश्चंस करें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें समझ आया या नहीं। वी एंड दिस लेक्चर हेयर। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है हमने। आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम इसमें आगे क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी तो हमने आपको बताया कि जो 2 मेन ब्रांचेस हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, बॉटनी और जूलॉजी। हमने बाकी ब्रांचेस डिस्कस नहीं करी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चलो बॉटनी और जूलॉजी तक तो ठीक था, कई बार पूछ लिया जाता है ये। लेकिन जो बाकी ब्रांचेस हैं ना, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, पर मैं लेके आऊंगी। उसमें से आप सपोज करें, मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लिया जाता है ए और बी करके, ऐसे ऐसे आपको मतलब आपको वो करना है। ठीक है। सेकंड, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किसकी स्टडी है, राइट। तो हम वो वाला करेंगे, वो काफी बड़े होने वाले हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं हम वो एक ही सीरीज में, मतलब एक ही उसमें लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपके लिए उसमें क्वेश्चंस भी प्रूफ भी लगा के लाऊंगी कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको अपना पता चल जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम इसका से करेंगे। इसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बहुत छोटी सी लेक्चर होगा एवोल्यूशन का। उसमें क्या है, आपको पूरा एवोल्यूशन की उनकी जो पूरी थ्योरी है वो नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ वो थ्योरी दी किसने है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूटेशन थ्योरी हो गई, डार्विन थ्योरी हो गई, ये हमें पता होना चाहिए ना कि किसने दी है, इसलिए हमें वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। नेक्स्ट उसके बाद हम शुरू करेंगे एक क्लासिफिकेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो ये क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं वो अप्रूव्ड है। पर लेकिन जो हम ये पढ़ रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनकी एक रखेंगे। प्लांट्स का बिल्कुल अलग और एनिमल्स का बिल्कुल अलग। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा बर्डन, ना ऐसा लगेगा कि एक वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या मोनेरा क्या प्रोटिस्टा, नहीं। हम 3 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इजी है और जल्दी कवर हो जाएंगे, इससे उसको लेकर चलेंगे। फिर प्लांट किंगडम काफी ज्यादा डिवाइडेड है, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एनिमेलिया बहुत ही बड़ा है, काइनोडर्मेटा, डर्मेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, उनके आजकल क्लासिफिकेशन पूछने लगे, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, तो इसलिए हम उसको अलग से करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेल से। सेल्स, जिसमें से मैक्सिमम क्या होता है, चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनता ही है। एक सिंपल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हम उस ऑर्गेनेलीज का अगर किसी ने डिस्कवर किया है ना, तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या है और उसका फंक्शन क्या है, हम इस चीज को ऐसे कवर करेंगे। ठीक है। ऐसे हम सेल्स के बाद आगे हम अपना क्या करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी पे आएंगे। ठीक है। उसमें हम पहले टिश्यूज डिस्कस करेंगे, एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है। नर्वस सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है। और उसके बाद हॉर्मोन्स हो गए, राइट, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया। इससे क्या होता है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा ह्यूमन वाली एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी को जानना, तो हम उस चीज को जान लेंगे। ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस करते ही रहेंगे, ये चीजें क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वहाँ क्वेश्चंस डालूंगी। आफ्टर दिस वीडियो आई पोस्टेड, वहाँ पे पीडीएफ भी डालूंगी और मैं क्वेश्चंस भी डालूंगी 5 रिलेटेड टू दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें से सिर्फ थोड़ा बहुत ही क्वेश्चंस बन पाएंगे, पर लेकिन हाँ अगर बनेंगे तो वो कौन से बनेंगे वो हम देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।